सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे हार्डी-विंगबर्ग थ्योरम। हार्डी-विंगबर्ग थ्योरम क्या है? ये हमें क्या बताता है? दिस थ्योरम टेल्स अस दैट एवोल्यूशन इन अ पॉपुलेशन विल अकर और नॉट। ये थ्योरम हमें बताती है कि किसी पॉपुलेशन में, किसी आबादी में एवोल्यूशन होगा या नहीं होगा। This principle या theorem was given collectively by an English mathematician हार्डी एंड अ जर्मन फिजिशियन विंगबर्ग। ये दो साइंटिस्ट ने दिया था, एक जो मैथमेटिशियन था हार्डी और दूसरा फिजिशियन विंगबर्ग ने मिलकर इस प्रिंसिपल या थ्योरम को दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द एलेलिक फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ पॉपुलेशन विल रिमेन कांस्टेंट। एलेलिक फ्रीक्वेंसीज आगे मैं समझाता हूँ। एलेलिक फ्रीक्वेंसीज क्या है? एक आबादी का विल रिमेन कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, इफ़ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। अगर ये नीचे दिए गए 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो, अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो उस जो पॉपुलेशन है उसमें कोई एवोल्यूशन नहीं होगा, उसकी एलेलिक फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो एवोल्यूशन को रोकने के लिए हमें इन 5 जो कंडीशन है उनको मेंटेन करना पड़ेगा। नंबर 1 रैंडम मैटिंग। हमने मैटिंग को रैंडम करना पड़ेगा, मतलब कोई जानदार एक ख़ास पार्टनर ना चुने बल्कि सब मिलकर एक दूसरे के साथ सेक्स करें। रैंडम मैटिंग। नो जीन फ्लो को रोकना पड़ेगा। माइग्रेशन, एक जानदार दूसरे पॉपुलेशन में ना घुसे और दूसरे पॉपुलेशन का जानदार इस पॉपुलेशन में ना आए। जीन फ्लो को रोकना पड़ेगा, क्योंकि एक जानदार जब आएगा दूसरे पॉपुलेशन से तो एक अलग जीन लाएगा जिसकी वजह से एवोल्यूशन हो जाएगा। नो म्यूटेशन को रोकना पड़ेगा। म्यूटेशन क्या है? जीन में, जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए में चेंज आना म्यूटेशन है। आपके जो सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, उनकी शक्लें एक दूसरे से मुख्तलिफ है, आपकी मुख्तलिफ है। क्यों? म्यूटेशन की वजह से। माँ बाप तो सेम है। लार्ज पॉपुलेशन साइज, एक बड़े पॉपुलेशन का साइज़ बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि एक जानदार मर जाए किसी वजह से तो एवोल्यूशन ना हो, क्योंकि पॉपुलेशन का साइज़ बड़ा होगा तो 1, 2, 3 जानदारों के मरने से पॉपुलेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नो सिलेक्शन भी नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन क्या है? एक जानदार ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं जबकि दूसरे कम। इफ़ दीज कंडीशन आर सेटिस्फाइड, जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, देन एलेलिक फ्रीक्वेंसीज रिमेन सेम, तो एलेलिक फ्रीक्वेंसीज सेम रहेगी एंड एवोल्यूशन विल नॉट अकर, और एवोल्यूशन नहीं होगा। ये 5 कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट थिंग इज हार्डी-विंगबर्ग इक्वेशन। अब आते हैं हार्डी-विंगबर्ग के इक्वेशन पर। हार्डी एंड विंगबर्ग ड्राइव्ड इक्वेशन विच कैलकुलेट एलेलिक फ्रीक्वेंसीज। इन्होंने एक इक्वेशन ड्राइव किया जो एलेलिक फ्रीक्वेंसीज बताती है। सपोज P इज डोमिनेंट एलील। सपोज करो, उन्होंने सपोज किया कि P एक डोमिनेंट एलील है, जो एक्सप्रेस करता है खुद को, वो एलील है। एलील क्या है? जीन है, मतलब एलील जीन का दूसरा नाम ही एलील है। ओके, एंड Q इज रेसेसिव एलील, और Q जो है वो रेसेसिव एलील है, मतलब वो चुप जाता है, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। देन हार्डी-विंगबर्ग इक्वेशन इज गिवन बाय, ये इक्वेशन है P², मतलब डोमिनेंट एलील का स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q², Q रेसेसिव एलील का स्क्वायर। अब आते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम पर। जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या है? व्हेन एलेलिक फ्रीक्वेंसीज रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जब एलेलिक फ्रीक्वेंसीज सेम रहती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हार्डी-विंगबर्ग इक्विलिब्रियम।
इस कंडीशन को हम कहते हैं हार्डी-विंगबर्ग इक्विलिब्रियम। ये 1 के बराबर है। दूसरे जनरेशन में चेक किया 1 के बराबर आया, तीसरे में चेक किया 1 के बराबर आया। इसका मतलब जेनेटिक इक्विलिब्रियम है इस पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन को हमने लिया, उसका जो हार्डी-विंगबर्ग इक्वेशन से एलेलिक फ्रीक्वेंसीज निकाली तो 1 के बराबर आई। फिर दूसरी जनरेशन निकाली 1 के बराबर है। तो इसका मतलब वो पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में या हार्डी-विंगबर्ग इक्विलिब्रियम में। सेम ही थिंग। अकॉर्डिंग टू हार्डी-विंगबर्ग, एवोल्यूशन इज डेविएशन फ्रॉम जेनेटिक इक्विलिब्रियम। हार्डी-विंगबर्ग के मुताबिक एवोल्यूशन डेविएशन है। एवोल्यूशन के एक और डेफिनेशन हमारे सामने आता है कि डेविएट कर जाना। एवोल्यूशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम से चेंज कर जाना, डेविएट कर जाना एवोल्यूशन का एक और डेफिनेशन है। अब आते हैं कुछ प्रॉब्लम्स पर, कुछ न्यूमेरिकल्स पर। तो डेटा में एलील ए डोमिनेंट एलील है 0.19, उसको हम पी कहते थे क्योंकि हार्डी-विंगबर्ग ने इक्वेशन में से पी का नाम दिया है। रेसेसिव एलील 0.81, इसको हम क्यू कहते हैं, रेसेसिव है, हार्डी-विंगबर्ग ने इसे क्यू का नाम दिया। एज्यूम करो कि हार्डी-विंगबर्ग इक्विलिब्रियम है। एज्यूम करो कि जो हमारे पास एलेलिक फ्रीक्वेंसीज है वो हार्डी-विंगबर्ग इक्विलिब्रियम पे है, मतलब 1 के बराबर है। इसका मतलब है जो इस इक्वेशन 1 के बराबर होगा तो हार्डी-विंगबर्ग इक्विलिब्रियम है। हमें मालूम करना है 2pq। सो इसको कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे? तो हमें इक्वेशन पता है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हार्डी-विंगबर्ग ने दिया थे। तो 2pq हमने मालूम करना है, तो पी स्क्वायर वहाँ जाएगा तो माइनस पी स्क्वायर, और यहाँ से क्यू स्क्वायर जाएगा तो माइनस क्यू स्क्वायर। 2pq हमने लेफ्ट साइड पर छोड़ दिया। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, 0.19 का स्क्वायर माइनस 0.81 का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा वो 0.31 होगा। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है 0.p हमें डोमिनेंट एलील दिया है जो 0.19 है, और रिसेसिव दिया है जो 0.81 है। हमें क्यू स्क्वायर निकालना है। तो सेम ही तरीका है, हमें इक्वेशन लगाना, हार्डी-विंगबर्ग इक्वेशन लगाना है, क्यू स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमने पी स्क्वायर को उधर ले गए, उसी तरह से उधर ले गए पी स्क्वायर को, क्यू स्क्वायर को उधर ले गए, तो हमारे पास इस बार हम 2pq को उधर ले जाएंगे, क्यू स्क्वायर को हमने अकेले छोड़ा। तो क्यू स्क्वायर को हमने अकेले छोड़ा, 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस 2pq, तो हमारे पास पी स्क्वायर आया 0.19 का स्क्वायर लेंगे तो 0.036 आएगा, और 2pq हमारे पास पहले से आ चुका था 0.31। ये दोनों रिलेट करते हैं, ये दोनों प्रॉब्लम्स। 2pq इससे लेंगे। ओके, क्यू स्क्वायर हमारे पास 0.66 आया। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी-विंगबर्ग थ्योरम या इक्विलिब्रियम। जेनेटिक इक्विलिब्रियम या हार्डी-विंगबर्ग इक्विलिब्रियम को जो फैक्टर है, जो वजूहात है, जो इफेक्ट करती है, उनके बारे में पढ़ते हैं। म्यूटेशन इफेक्ट करती है। इट इंड्यूस न्यू जीन्स इन अ पॉपुलेशन। म्यूटेशन क्या है? जीन में चेंज आ जाना, एक नया जीन बन जाना। म्यूटेशन नए जीन बनाता है, जिसकी वजह से हार्डी-विंगबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, इक्विलिब्रियम पर नहीं रहता। ओके, सिलेक्शन। सम ऑर्गेनिज्म मोर रिप्रोड्यूस विच इफेक्ट एलेलिक फ्रीक्वेंसी। सिलेक्शन क्या है? कुछ जानदार ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं जबकि कुछ कम। तो सम ऑर्गेनिज्म मोर रिप्रोड्यूस विच इफेक्ट एलेलिक फ्रीक्वेंसीज। एलेलिक फ्रीक्वेंसीज को म्यूटेशन भी इफेक्ट करता है और सिलेक्शन भी। तीसरा चीज़ है नॉन रैंडम मेटिंग। नॉन रैंडम मेटिंग मतलब एक ख़ास पार्टनर को चुन के उसके साथ बच्चे पैदा करना नॉन रैंडम मेटिंग कहलाती है। नॉन रैंडम मेटिंग डिस्टर्ब हार्डी-विंगबर्ग इक्विलिब्रियम बाय अल्टरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीनोटाइप। जो नॉन रैंडम मेटिंग है वो हार्डी-विंगबर्ग को इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करती है बाय अल्टरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीनोटाइप। जो एक ख़ास पार्टनर को चुनेगा तो अब जो जीनोटाइप है वो सब में नहीं बटेगा, कुछ बच्चों में बढ़ जाएगा क्योंकि उसने एक ख़ास पार्टनर चुना था, जिसकी वजह से जीनोटाइप एक महदूद रह जाएगा।
पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, जिसकी वजह से भी एवोल्यूशन हो जाएगा। एंड चौथा चीज़ है स्मॉल साइज पॉपुलेशन। स्मॉल साइज होगा तो कोई जानदार मर जाए तो एवोल्यूशन हो जाएगा कि वो जानदार मर गए, कुछ जीनोटाइप ज़्यादा हो गए, कुछ कम हो जाएंगे, कुछ जीन पॉपुलेशन में ज़्यादा हो गए और कुछ कम। अगर साइज़ बड़ा होगा तो कुछ जो जानदार मर जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2-3 जीन फ्लो एक दूसरे पॉपुलेशन से कुछ जानदार आ जाए, उसकी वजह से भी एवोल्यूशन हो जाता है, क्योंकि नया जीन आया पॉपुलेशन में तो एवोल्यूशन हो जाएगा।